नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित पाठ साना साना हाथ जोड़ी। प्यारे बच्चों, यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है और इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव और बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है। इसमें लेखिका कहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का अत्यंत अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन किया है कि मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम अपनी आँखों से देख रहे हों। और इस यात्रा वृतांत में महिला यायावरी विशिष्टता भी देखी जा सकती है। और इस पाठ में यात्रा वृतांत में प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ वहाँ के जीवन का भी यथार्थ चित्र लेखिका ने अंकित किया है। तो आइए इस पाठ का सार मैं आपको बताती हूँ। लेखिका मधु कांकरिया गैंगटॉक में रात को तारों से जगमगाते आसमान को देखती है। गैंगटॉक सिक्किम राज्य की राजधानी है। वहाँ वह घूमने गई थी तो रात को वो तारों से जगमगाता आसमान देख रही थी और रात में ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी देखने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लेखिका भी ऐसे दृश्य को देखकर उसमें खो जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह प्रातः उठकर नेपाली भाषा में प्रातःकालीन की जाने वाली प्रार्थना करती है। प्रातःकालीन की जाने वाली प्रार्थना कौन सी है? साना साना हाथ जोड़ी। ये एक प्रार्थना है, नेपाली भाषा में लोग करते हैं। और उसी सुबह उन्हें युमथांग जाना था। युमथांग एक जगह का नाम है। यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। मौसम साफ था परंतु आकाश में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए हिमालय की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, वो दिखाई नहीं दे सकी थी। तो युमथांग गैंगटॉक से लगभग 149 किलोमीटर दूर था। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नार्गे और युमथांग का मार्ग फूलों भरी घाटियों वाला था। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर सफ़ेद रंग की बौद्ध धर्म की पताकाएं भी दिखाई दी और ये पताकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक थी। नार्गे ने बताया, जितेन नार्गे जो उनका गाइड था, उसने कहा कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो 108 सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं, उन्हें उतारा नहीं जाता। किसी नए कार्य के आरंभ के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि कवि लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने मार्ग में एक घूमता हुआ चक्र भी देखा जिसे धर्म चक्र कहते हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि उसे घुमाने से घुमाने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका मधु कांकरिया को लगा कि सब स्थानों के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वासों और पाप पुण्य संबंधी धारणाएं लगभग एक समान हैं। और जो उनकी जीप ऊपर चढ़ती जा रही थी वैसे ही बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटते जा रहे थे। बड़ी बड़ी पहाड़ियां सामने अपने विशाल रूप में दिखाई देने लगी थी। पास जाकर देखने से लगता था कि वे सौंदर्य के वैभव से भरी हुई थी। धीरे धीरे मार्ग घुमावदार होते जा रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। लेखिका लिखती है कि उसे लगता था कि वे किसी हरी भरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ के अत्यंत सुंदर मौसम का प्रभाव सब पर हो रहा था। लेखिका चुपचाप बैठी हुई वहाँ के संपूर्ण दृश्यों को अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य अब देखते ही बनता था और लेखिका मधु कांकरिया नदी के सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रही थी। साथ ही मन ही मन हिमालय को सलामी दे रही थी।
जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जाकर रुकती है। सभी लोग वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में बंद करने लगते हैं, यानी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। किंतु लेखिका बहुत ही तल्लीनता के साथ झरने से बह रहे संगीत को आत्मलीन होकर सुन रही थी। बड़ी ध्यान से वो सुन रही थी उस संगीत को। जब झरना गिर रहा था, पानी की आवाज़ आ रही थी और लेखिका को लग रहा था जैसे उन्होंने सत्य एवं सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का बहता पानी उनमें एक जोश, शक्ति, एहसास भर रहा था। लेखिका को लग रहा था कि उनके अंतःकरण की सारी कुटिलताएं और बुराई पानी की धारा में बह गई थी। वे वहाँ से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब जितेन नार्गे ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य है, तब वे आगे चलने को तैयार हुई। मार्ग में आँखों और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले अनेक दृश्य बिखरे हुए थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल में अपना रंग बदलते थे। लेखिका को लगता था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर जल्दी जल्दी दृश्य बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल, अद्भुत सा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। चारों ओर के दृश्य रहस्यों से ही भरे हुए थे और उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जहाँ जीप रुकी थी वहाँ लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। वहाँ दृश्यों से भरे हुए रास्ते थे। उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मानो एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ बहते झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग, धुंध का आवरण, ऊपर आकाश में बादल थे और हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। आसपास खिले हुए फूलों की हंसी बिखरी हुई थी। सारा अद्भुत वातावरण, उस सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ ही बहता जा रहा है। धुंधली चादर के हटते ही सामने विपरीत दिशाओं में खड़े पहाड़ दिखाई दिए। इन पहाड़ों के बीच स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य बिखरे हुए थे। पर्वत, झरने, फूलों की घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उनकी आत्मा उदार होती जा रही थी। लेखिका को लगा कि वह ईश्वर के समीप हैं। उसके होठों पर फिर वही प्रार्थना आ गई, नेपाली भाषा में साना साना हाथ जोड़ी। कुछ ही दूर चलने पर लेखिका की दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी। वे औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी। उनके हाथों में हथौड़े और कुदाल थे। कुछ की पीठ पर तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वे पूरी ताकत के साथ पत्थर तोड़ रही थी। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी हुई थी। लेखिका को एकाएक लगा कि किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घूंघट, उसके घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख, जिंदा रहने की लड़ाई उनके सामने थी। लेखिका ने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि ये पहाड़ी ने सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही थी। यह बहुत ही खतरे से भरा हुआ कार्य है। आपको हैरानी होगी, किंतु इस काम को करने में बहुत से लोगों ने तो मौत को भी जुटला दिया है। क्या कर रही थी वो औरतें? सड़क बनाने का वहाँ कार्य हो रहा था, पत्थर वो तोड़ रही थी। लेखिका मधु कांकरिया गहरी चिंता में डूब गई थी। उन्हें देखकर जितेन नार्गे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हो। आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनको देखने के लिए आपने पैसे खर्च करके यहाँ तक आई हैं। परंतु लेखिका सोच रही थी कि मेरे देश की जनता कितना कम लेकर कितना अधिक देती हैं। तभी वे उन पहाड़ी औरतों को किसी बात पर खिलखिलाकर हंसते हुए देख रही थी। लेखिका को लगा कि खंडहर ताजमहल बन गया हो। फिर उनकी जीप चल पड़ी और जीप चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। हेयरपिन बेंट से पहले एक पड़ाव आया और बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे तराई में एक ही स्कूल है।
दूर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। ये बच्चे पढ़ते ही नहीं, अपनी माताओं के साथ मवेशी भी चराते हैं। मवेशी क्या होते हैं? भेड़ बकरियां। पानी भरते हैं, लकड़ियों के गट्ठर भी उठाकर लाते हैं। अब आगे का मार्ग और भी संकरा और तंग हो गया था। जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगाए हुए थे। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम का समय हो गया था। जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां, लड़कियां सिक्कम का जो परिधान होता है उसे पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती शाम के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख उठी थी। युमथांग पहुंचने से पहले कुछ लोग समय के लिए लायुंग रुके थे, थोड़ी देर के लिए। और लायुंग एक जगह का नाम है। उसमें लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के पत्थरों पर जाकर बैठ गई थी। वहाँ का वातावरण शांत था। उसे ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में उसे कुछ कह रही हो। इस सफ़र में लेखिका मधु कांकरिया दार्शनिक सी बन गई थी। रात होने पर जितेन और अन्य साथियों ने नाच गाना आरंभ कर दिया था। लेखिका की एक सहयात्री थी मणि। उसने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग के लोगों का मुख्य व्यवसाय आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका की इच्छा वहाँ बर्फ़ देखने की थी, किंतु वहाँ बर्फ़ दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर वे लोग इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी थे। एक स्थानीय युवक का मानना था कि यहाँ प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं होता। उसने बताया कि कटाओ नामक स्थान पर बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्थान नहीं बनाया गया था, इसलिए वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओ का सफ़र केवल 2 घंटे का था। अब रास्ता और भी खतरनाक था। सब लोग खामोश बैठे हुए थे। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ के सारे वातावरण में बादल छाए हुए थे। जरा सी असावधानी से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। थोड़ी दूर चलने पर मौसम साफ हो गया। मणि स्विट्ज़रलैंड देख चुकी थी, इसलिए उसने एकाएक कहा, यह स्थान तो स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक सुंदर है। कटाओ दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ़ रूपी चांदी की चादर फैली हुई थी। कटाओ पहुँचते ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ने भी लगी थी। बर्फ़ को देखते ही सभी के हृदय खिल गए थे। सभी यात्री वहाँ की बर्फ़ के फ़ोटो खींच रहे थे। लेखिका बर्फ़ में जाना चाहती थी, परंतु उसके पास बर्फ़ में पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका फ़ोटो खींचने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। लेखिका को लग रहा था कि यहाँ के वातावरण में ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे अनुपम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी कुछ समय के लिए आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी आध्यात्मिकता का भाव जागने लगा था। लेखिका सोचती है कि ये हिम शिखर ही पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी एकत्रित करती है और गर्मियों में ये बर्फ़ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारी प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति की जल संचय की यह विधि भी अद्भुत है। हम इन हिम शिखरों और नदियों के ऋणी हैं। लेखिका मधु कांकरिया और उसके सारे सहयोगी यात्री कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें फौजी छावनियाँ भी दिखाई देती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। फौजी जवान कड़कती ठंड में अपने आप को कष्ट देकर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर कुछ उदास हो जाती है। जहाँ बैसाख के महीने में भी इतनी अधिक ठंड है तो वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, ऐसा सोचने लगती है। वहाँ जाने का रास्ता भी मुसीबतों से भरा हुआ है। वास्तव में फौजी अपना सुख त्याग कर हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। फिर वे लोग वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आत्मा में संजोकर लौट पड़े थे। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बंदर का मांस भी खाते हैं।
बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसकी बातों पर लेखिका के अतिरिक्त किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी थी। लोगों को सूअर का दूध पीते देखा था। यूमथांग पहुंचकर लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग अपने आप को भारतीय कहलवाने में गर्व अनुभव करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का ही एक हिस्सा बन गया है। ऐसा होने से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हुई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते समय जितेंद्र नार्गे ने और भी बहुत सी जानकारियां उन्हें दी। मार्ग में उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाया जहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो वहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसने यह भी बताया कि पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, वे लोग गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों की टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को इस यात्रा के पश्चात लगा कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का सार था। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है और इसमें सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का वर्णन लेखिका ने किया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।